Hello friends, welcome to e-learning program. My name is Rajendra Arora and at present I am working as head of the Department of Commerce and Management Department at Dr. B.R. Ambedkar Government College, कैथल। आज के इस e-learning क्लास के अंदर हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक बीकॉम, एमकॉम और हर उस क्लास में जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बट बिफोर दिस हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब समझना होगा और उससे पहले भी समझना होगा कि कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए जी, जब हम किसी भी वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं टेबल बनाकर, तो वो उस वेरिएबल के लिए क्या हो जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लाइक x हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर डाटा है 5, 8, 10, 4, 6 और 9 और उस डाटा को अगर हमने उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिख दिया तो ये एक वेरिएबल का क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। लाइक x की वेरिएबल अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 की फ्रीक्वेंसी अगर 6 है तो ये टेबल हमें बता रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रहा है कि ये 5 इस सीरीज के अंदर कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। ऐसे ही 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस, कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। चलिए, अब आपने ये टॉपिक जब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू किया होगा तब भी पढ़ा होगा कि वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल्स हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, कितनी तरह के वेरिएबल थे उस टाइम भी, 2 तरह के। कौन कौन से? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक एक करके हम देखते हैं कि ये डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल कौन कौन से थे। चलिए पहले बात करते हैं किसकी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है ये बात समझने के लिए, whose value is obtained by counting, यानी जिसकी वैल्यू गिनने से आ जाए वो हमारा कौन सा वेरिएबल है, वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, आप गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा, वो हमारा कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लाइक नंबर ऑफ मार्बल्स इन ए जार, बड़ा आसान काम है, एक जार के अंदर से कंचे निकालिए, गिनिए, आपका डाटा तैयार। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। उसका भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, whose value is obtained by measuring, यानी जिसकी वैल्यू किससे आ जाए, नापने से आ जाए, वो हमारे कौन से वेरिएबल होते हैं, वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लाइक हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब वेट को गिना तो जा नहीं सकता, वेट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेइंग मशीन पर स्टूडेंट को खड़ा करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि किसी स्टूडेंट का वेट कितना है। अब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नापना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं कहूं कि एक क्लास के अंदर हमारे पास 50 लड़कियां हैं और एक लड़की का वेट एग्जैक्टली 47.000 निकल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप जानेंगे कि जब उसका वेट करने लगेंगे उन 50 की 50 लड़कियों का, एक भी लड़के का वेट एग्जैक्टली 47.000 नहीं निकलेगा। मैं कहूँ अगर हम अपने डाटा के अंदर 1 लाख गर्ल्स को भी लेते हैं तो भी किसी भी गर्ल का वेट एग्जैक्टली 47.000 नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा सांस भी लेगी तो उसका वेट 2-4 ग्राम बढ़ जाएगा और छोड़ेगी तो 2-4 ग्राम घट जाएगा। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नापना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सीरीज, यानी हम एक सीरीज के अंदर उसको नापते हैं। लाइक 47 से लेके 48, कि 47 से लेके 48 तक जितनी भी लड़कियां हैं 47 kg से लेके 48 kg तक, तो वो सारी की सारी लड़कियां उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। उन सब का वेट हम क्या एज्यूम करेंगे, 47 एज्यूम करेंगे। तो ये कौन सा वेरिएबल था, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। देखिए जी, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा तो क्या पढ़ा था, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी।
ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी के अंदर डिफरेंट आउटकम्स को उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिख देता हूं तो वो क्या बन जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक x1 मेरा कोई आउटकम है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है p1। ऐसे ही x2 मेरा कोई वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी है p2 और ऐसे ही x3 मेरा कोई वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी है p3। ऐसे ही xn अप टू xn मेरा कोई आउटकम है जिसकी प्रोबेबिलिटी है pn। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट आउटकम्स को अगर उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिख दिया तो क्या बन गया, ये उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब देखिए टोटल क्या है, सिग्मा p इज इक्वल टू 1। ये आप जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कितना रहता है, वो 1 रहता है। तो x के जितने भी आउटकम्स हैं उन आउटकम्स की p1, p2, p3 सबका टोटल कुल मिला के कितना रहेगा, हमारे पास 1 रहेगा। तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल के जरिए समझाता हूं। लाइक ये क्या है, एन अनबाइज्ड डाई इज टॉस्ड। क्या किया हमने, एक अनबाइज्ड डाइस को टॉस किया। Obtain the probability distribution of a number on the die। कि जो डाई के ऊपर नंबर्स होते हैं ना, उन नंबर्स का आपने क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अब आपको पता है कि एक डाई के कितने फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। अब 2 आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। ऐसे ही 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। अब हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। ऐसे ही अगर मैं अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने जा रहा हूं, एक आए आउटकम क्या है, 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। ऐसे ही 3 4 5 और 6 सबकी प्रोबेबिलिटी को मैंने अगर उनकी आउटकम के अकॉर्डिंग टेबल बनाकर लिख दिया तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो हमारा आउटकम्स का टोटल था वो कितना था, 1। तो 1/6 प्लस 1/6 को अगर मैं 6 टाइम्स करता हूं तो एग्जैक्टली कितना निकल जाएगा हमारा, 6/6 यानी 1। तो ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि ये होता कितनी तरह का है, यानी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जी, जितने भी टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स हैं उनको डाटा के अकॉर्डिंग ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डिस्क्रीट डाटा है तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा है तो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। डिस्क्रीट के 2, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम पहले ही यूट्यूब के ऊपर डाल चुके हैं, तो इस सीरीज के अंदर अब हम कौन सा टॉपिक डाल रहे हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। और चिंता मत कीजिए, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक भी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह के हैं जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। चलिए अब बारी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से समझने की। Poisson distribution is developed by French mathematician Dr. Simon Denis Poisson in 1837. Used on those situations where probability of happening in event is very small. Event rarely occurs. यानी अगर मेरी कोई भी किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है या कोई इवेंट बड़ी रेयरली होती है तो वो हमारी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगी। वो कौन सा होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कंपनी इज वेरी स्मॉल। कि अगर मैं कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर बड़ी अच्छी मशीन्स होती हैं, तो वहां पर कोई भी आइटम डिफेक्टिव निकले इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी होती है। चलिए
एक और एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन अर्थक्वेक इन अ ईयर इज वेरी स्मॉल, कि भाई रोज रोज तो अर्थक्वेक आते नहीं है। एग्जैक्टली अर्थक्वेक के जो आने की संभावना है वो एक साल के अंदर बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑलमोस्ट हम उन केसेस को कवर करते हैं जिन केसेस के अंदर किसी काम के होने की संभावना बहुत कम हो या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। अब बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी लिमिटिंग फॉर्म है जिसमें बेसिकली हमारी दो कंडीशंस लगती हैं। पहली कंडीशन तो क्या लगती है कि n the number of trial is infinitely large number, that means n is approaching infinity। वैसे अगर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो क्या थे? फाइनाइट थे। यहां भी फाइनाइट है लेकिन बहुत ज्यादा है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? n approaching infinity, that means fairly a very large number that is approaching infinity। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये है, यानी n जो है वो काफी ज्यादा है। और दूसरा क्या? the probability of success is very small, that means p is approaching zero, not exactly zero, approaching zero, that means किसी भी काम के होने की संभावना बहुत ही कम है या ना के बराबर है, इसीलिए हमने इसे डिनोट किया है p approaching zero। ऑब्वियसली अगर किसी काम के होने की संभावना ना के बराबर होगी तो किसी काम के ना होने की संभावना किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो p approaching 0 and q approaching 1। The average number of success is denoted by np। जो हमारी एवरेज है या मीन है जिसकी हम बात करते हैं उसे हम कैसे करेंगे? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को नंबर ऑफ ट्रायल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या होगा? मेरा NP हो जाएगा, जिसे हम मीन भी डिनोट करेंगे और जिसको हम फिलहाल यहाँ किस से डिनोट कर रहे हैं? M से। M रिलेटेड टू यूटेन से मीन। तो मीन बेसिकली जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके जरिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को आगे समझें। चलिए अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को समझते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एंड गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, and the function is px is equal to e raised to power minus m raised to power x divided by the factorial of x। ये वो बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जिसके जरिए हम आगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ x क्या है? x is a probability of obtaining x number of successes। यानी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि एक फैक्ट्री के अंदर 2% नेट डिफेक्टिव निकलते हैं या 3% नेट डिफेक्टिव निकलते हैं, तो ये क्या है? 2 या 3 बेसिकली x नंबर ऑफ सक्सेसेस है। या एक साल के अंदर एक अर्थक्वेक आता है या 2 अर्थक्वेक आते हैं, तो 1 या 2 क्या है? x नंबर ऑफ सक्सेसेस। यहाँ n क्या है? ऑब्वियसली मीन, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय np, दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और e क्या है? e is equal to 2.7183, that is base of the natural logarithms। यहाँ हम क्या करेंगे? x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से 1 से 2 से 3 से और देखते हैं कि अलग अलग रिजल्ट्स क्या आते हैं। लाइक अगर मेरी x नंबर ऑफ सक्सेस है, दैट मीन्स x कितना है? 0 क्या है कि एक भी नेट डिफेक्टिव नहीं निकलता, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देन e raised to power minus m raised to power 0 divided by factorial of 0, जो कि कितना निकल जाएगा? e raised to power minus m। अब अगर x मेरा 1 है यानी एक नेट डिफेक्टिव निकलता है, देन e raised to power minus m raised to power 1 divided by factorial of 1, ये कितना निकल जाएगा? m multiplied by e raised to power minus m। ऐसे ही 2 का, 3 का, अप टू x तक ये काम चलेगा। यानी x का कितना होगा? e raised to power m raised to power x divided by factorial of x। यही वो फंक्शन है जो अभी हम पिछली स्लाइड में देखकर हटे हैं। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ताकि आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है क्या
it is known from the past experience that in a certain factory 3% products are defective, कि भाई एक फैक्ट्री के अंदर 3% प्रोडक्ट क्या निकलती हैं, डिफेक्टिव हो जाती हैं. A sample of 100 items is taken at a random. A sample कितनी आइटम्स का लिया, 100 आइटम्स का हम एक सैंपल लिया. Find the probability that exactly 5 products are defective. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस 100 में से 5% जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकले हैं. अब देखिए, पहले हमें क्या ढूंढना है, m को ढूंढना है. m बेसिकली क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय p. तो p क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जो कि कितना दिया हुआ मुझे 3%, दैट मींस 3/100. n कितना है मेरा 100. np यानी m कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/100, कितना निकल गया m 3. अब देखिए, अब क्या करें, इस फॉर्मूले में रखते हैं. अब बेसिकली मुझे निकालना क्या है कि एग्जैक्टली कितने नेट खराब हो, 5 प्रोडक्ट खराब हो. 5 प्रोडक्ट खराब हो तो x कितना है 5. देन e रेज़ टू पावर माइनस m, m रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ x. ये क्या है हमारा बेसिक फंक्शन. और इसके अंदर अगर मैं m की जगह रखता हूँ 3 और x की जगह रखता हूँ 5, देन e रेज़ टू पावर माइनस 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5. e रेज़ टू पावर माइनस 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है. तो इस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो मेरा सॉल्यूशन निकलता है वो कितना निकलता है 0.100. ये क्या था, ये है एग्जैक्टली अगर 5 प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो तो उस बात की प्रोबेबिलिटी है. एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं. लीजिए, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पिन नोज दैट ऑन एन एवरेज 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव. कि एक पिन का मैन्युफैक्चरर को यह पता है कि उसकी कितनी 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलती हैं. ही सेल्स पिन ए पैकेट ऑफ 100. वो कितने पिन का पैकेट बनाकर भेजता है, 100 पिन का पैकेट बनाकर भेजता है. एंड गारंटीज दैट नॉट मोर देन 4 पिन्स विल बी डिफेक्टिव. और इस बात की भी गारंटी देता है कि 4 से ज्यादा पिन एक पैकेट के अंदर डिफेक्टिव नहीं निकलेंगी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैकेट विल मीट द गारंटीड क्वालिटी. अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसका दावा बिल्कुल सही है. अब यहां पर पहले तो देखिए कि p कितना है. p है हमारा 5%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पिन कितनी है 5%, बोले तो 5/100. तब n कितना है, n है हमारा 100. तो m कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 5/100. तो कितना हो गया m 5. m 5 हो गया. x कितना है, x को लेके थोड़ा सा सस्पेंस है. चलिए अगली स्लाइड के अंदर सस्पेंस को ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारा पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फंक्शन. e रेज़ टू पावर माइनस m, m रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ x. अब उसका दावा क्या है, उसका दावा है कि एक पैकेट में 4 से ज्यादा पिन खराब नहीं निकलेगी. तो क्या, अब अगर एक भी पिन खराब ना निकला, दैट मीन्स x कितना हो, अगर 0 हो p 0, एक पिन खराब निकला p1, 2 पिन खराब निकले p2, 3 पिन खराब निकले p3 और 4 पिन खराब निकले p4. इतना तक तो सही है. तो बस यहीं रुक जाते हैं. यहीं रुक गए तो क्या, हमने इन सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर लिया, प्लस कर लिया. तो क्या, p0 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस p1 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस p2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस p3 आने की प्रोबेबिलिटी और प्लस p4 आने की प्रोबेबिलिटी. तो क्या, e रेज़ टू पावर माइनस m 5 रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल. ऐसे ही p1 के लिए e रेज़ टू पावर माइनस 5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1. 2 के लिए e रेज़ टू पावर माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 अप टू p4, यानी e रेज़ टू पावर माइनस 5 रेज़ टू पावर 4 एंड 4 का फैक्टोरियल. तो अगर मैंने ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना निकल रहा है 0.438. ये क्या है कि यहाँ आकर उसका दावा सही हो रहा है कि मेरी एक पैकेट के अंदर 4 से ज्यादा नेट खराब नहीं निकलेंगे, यानी 4 पिन खराब निकलने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो है 0.438.
लो जी, एक और एग्जांपल है। Assume that the probability of a fatal accident in a factory during the year is 1/1200। देखिए यहाँ p कितना थोड़ा है, और हर केस के अंदर जितने भी हम एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं उनके अंदर p बड़ा थोड़ा था। Calculate the probability that in a factory employing 300 workers there will be at least 2 fatal accidents in a year। अब क्या है कि 300 वर्कर्स की फैक्ट्री के अंदर हर साल कम से कम 2 एक्सीडेंट्स होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब यहाँ पहले तो P ढूंढें, एग्जैक्टली पता है P कितना है 1/1200, N कितना है 300, M कितना हो गया 0.25। देखिए यहाँ पर M भी पॉइंट्स में है, तो बेसिक फंक्शन क्या है हमारा e raised to power minus m, m raised to power x divided by factorial of x। अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना है, हमारा क्वेश्चन है कि कम से कम 2 एक्सीडेंट्स तो होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब इसके लिए हम थोड़ा सा इन्वर्स चलते हैं। क्या करते हैं कि अगर एक भी एक्सीडेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी और एक एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़कर एक में से घटा देंगे तो हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, एटलीस्ट 2 फैटल एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब क्या करें, अगर मेरा एक भी एक्सीडेंट ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या x कितना है 0, तो m रेज़ टू पावर माइनस m e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0। e रेज़ टू पावर माइनस 0.25 हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा p x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी 0.778। ऐसे ही एक एक्सीडेंट हो यानी x इज इक्वल टू 1 हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1, जो कि कितना निकल गया 0.1947। तो क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया और उसको अगर मैं एक में से घटा देता हूं तो कितनी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 फैटल एक्सीडेंट्स इन ईयर, यानी कम से कम 2 तो हों, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या किया, कोई भी एक्सीडेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी और एक एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़कर अगर मैंने एक में से घटा दिया तो मेरा आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे एग्जांपल्स बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कि आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, फिट करना होता है, यानी पूरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टेबल बनानी होती है और कभी कभी ग्राफ बनाना भी आ जाता है। तो चलिए इस पार्ट को भी हम बड़ी आसानी से समझते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिट कैसे करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है। मीन कैसे निकलेगा, जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे को ऑब्जर्व डाटा दिया होगा उसके हिसाब से हम सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n करेंगे, और ये जो मीन है वो बेसिकली हमारा m से वैसे ही डिनोट होता है, आपको पता ही है। आप तो अब एक और बात आती है कि कई बार अभी तक के जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके अंदर e रेज़ टू पावर माइनस m की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन अगर दी हुई है तो ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं दी हुई है तो उसको निकालने का फॉर्मूला भी अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। e रेज़ टू पावर माइनस m को सॉल्व कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ एंटी लॉगरिथम ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय 0.4343, ये एक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम e रेज़ टू पावर माइनस m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम जो अगला क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर हम e रेज़ टू पावर माइनस m की वैल्यू को भी आपको निकालना सिखाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा बेसिक फंक्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था, वही e रेज़ टू पावर माइनस m m रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ x। अब इसके अंदर अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा इस पार्ट को। इस पार्ट के अंदर हमने क्या सीखा, अगर p 0 है तो उसको कैसे निकालते हैं, p 1 है तो उसको कैसे निकालते हैं, p 2 को कैसे निकालेंगे, एंड सो ऑन अप टू px को कैसे निकालेंगे। ये क्या थी मेरी प्रोबेबिलिटी। अब मुझे इससे अगली स्टेज पर चलना है, हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को हम डिनोट करते हैं fe से, fe ऑफ x। अब इसके लिए करना क्या है, जो सिंपल सी बात है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है अगर हम उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरी सारी की सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल जाती हैं।
ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या निकली, इसी पार्ट को अगर मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने अगर फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अगर मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएंगी n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अप टू n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इससे जो हमारा निकलेगा डाटा वो क्या होगा, हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाटा होगा। चलिए कैसे करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक और छोटा सा मेथड समझा रहा हूँ जिसको हम अल्टरनेटिव मेथड कहते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें पूरी की पूरी पिछली वाली टेबल के अकॉर्डिंग डाटा को फुल कैलकुलेट नहीं करना, एक उसका अल्टरनेट मेथड है जिसके जरिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर FE0 निकालना है, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ P0 निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है e⁻⁻m जो आती है हमारी 0 के लिए आती है, P0 के लिए, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमें पता है। अब अगला, और अगर मुझे FE1 निकालना है, FE1 निकालने के लिए मुझे पूरा का पूरा फॉर्मूला सॉल्व करके P1 का उसे n से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर मैं FE0 की वैल्यू को m/1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी FE1 की वैल्यू निकल जाती है। ऐसे ही FE2 निकालना है तो मुझे P2 को पूरा सॉल्व करके उसे n से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं FE1 के डाटा को m/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा FE2 का डाटा आ गया। ऐसे ही FE3 के लिए मैं FE2 के डाटा को m/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा FE3 का डाटा आ गया। ऐसे ही FE4 का एंड सो। चलिए अब थोड़ा थोड़ा तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैसे निकालते हैं। अब एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये एग्जांपल्स के अंदर मुझे एक्चुअल डाटा दिया हुआ है एक्सीडेंट्स का। 50 नंबर ऑफ डेज के अंदर 19 दिन ऐसे हैं जिसमें एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, 18 दिन ऐसे हैं जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ, 8 दिन ऐसे हैं जिसमें 2 एक्सीडेंट हुए, 4 दिन ऐसे हैं जिसमें 3 एक्सीडेंट हुए और 1 दिन ऐसा है जिस दिन 4 एक्सीडेंट। ये हमारे को डाटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। अब पहला काम क्या है, मीन निकालने का। ये मेरा x है, ये मेरा f है, तो fx सिग्मा f दैट मींस n। अब मैंने क्या किया, अगर मैंने मीन निकालना है तो क्या करना होगा, सिग्मा fx ओवर n यानी 50/50 करूंगा तो मेरा m कितना निकल गया, 1, यानी मीन भी 1 निकला, m भी 1 निकला और x बार भी 1 निकला। अब अगली बात आती है कि e⁻⁻m को कैसे सॉल्व करना। मैंने कहा था कि मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूँ। e⁻⁻m का फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ एंटी लॉगरिथम ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय 0.4343। अब -m कितना है मेरा, -1, तो 1 को मैंने 0.4343 से मल्टीप्लाई किया तो एंटी लॉगरिथम ऑफ 4343 ढूंढना है, जो कितना निकल गया 2.719। एंड रेसिप्रोकल करेंगे दैट मींस 1/2.719 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 0.3678। तो e⁻⁻m की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक, वरना सिंपल आप लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम के टेबल के जरिए और रेसिप्रोकल के जरिए इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, लाइक जैसे मैंने इस स्लाइड के अंदर की। अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात ये है कि मुझे फुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, किसके लिए, पॉइसन के लिए, पॉइसन के जरिए। अब क्या किया, P0 दैट मींस e⁻⁻m 1⁻0 एंड 0 का फैक्टोरियल, ये कितना निकल गया मेरा 0.3678। ओके, अब FE0 कितना निकला मेरा, मुझे उसे क्या मल्टीप्लाई करना है, P0 की वैल्यू को अगर मैं n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या निकलेगी, मेरी FE0 निकल जाएगी। FE0 कितनी निकली, इस वैल्यू को अगर मैंने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी निकलेगी 18.39। अब अगले के लिए मुझे फुल P1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मैं FE0 दैट मींस इसी वैल्यू को उठा के m/1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी अगली वैल्यू भी निकल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में मेरा m कितना है, 1 है, तो एग्जैक्टली FE1 की वैल्यू भी कितनी निकल गई 18.39। अब कौन सी निकालनी है मुझे, FE2
2 की वैल्यू निकालनी। Fe2 की वैल्यू के लिए Fe1 की वैल्यू को अगर मैं m/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी Fe2 की वैल्यू निकल जाएगी। दैट मींस 18.39 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 तो कितना निकल गया 9.195। अब Fe3 के लिए इस वैल्यू को उठा के मैंने m/3 दैट मींस 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल गया 3.065। ऐसे ही Fe4 के लिए Fe3 की वैल्यू को उठाया और m/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना निकल गया 0.76625। तो क्या निकल गई मेरी ये सारी की सारी Fe0 से लेके Fe4 तक की वैल्यू निकल गई, जिसको उठाकर मैंने किस पर रख दिया, अगर टेबल बना के रख दिया तो ये मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तैयार। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये x1, x2, x3, x4, x5 दैट मींस P0, P1, P2, P3 एंड P4 ऐसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने n से मल्टीप्लाई कर दे यानी Fe निकाल दिया तो ये क्या बन गया मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है। अब इसी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कर रहा हूं एक ग्राफ पे रखता हूं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ की खासियत ये है कि जब हमारा 0 एक्सीडेंट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बहुत ज्यादा और जैसे जैसे एक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ता जाएगा प्रोबेबिलिटी का लेवल गिरता जाएगा। तो ये क्या था मेरा कंप्लीट टॉपिक था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ये वीडियो YouTube के ऊपर 24 आवर्स अवेलेबल है, आप बार बार रिवाइंड करके भी इस टॉपिक को समझ सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो के नीचे छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।